हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जितनी भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है उनमें से जिनकी मैकेनिज्म आने वाली है या आ सकती है, मैं सारे मैकेनिज्म को आज एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा। मतलब ये वन शॉट है। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, यूपी, आईएससी, किसी भी बोर्ड से हो, पर आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट नंबर लाने के बारे में सोचते हैं तो मैकेनिज्म थोड़ा सा एक रोड़ा होता है जहाँ पर हम थोड़ा फंसते हैं। हम मतलब हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर सकते। तो आज मैं उसी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपका ये मैकेनिज्म वाला कन्फ्यूजन कंफर्म दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक्चुअली सॉरी। देखिए, अगर हम अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करें, ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहली रिएक्शन है हमारे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर का बाहर निकलना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, डिहाइड्रेशन दो अलग अलग टेम्परेचर पर किया जाता है अल्कोहल्स का। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी हम CH3 CH2OH यानी कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे 413 केल्विन, यानी कि 413 केल्विन यूज करेंगे और एरो पे लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4। तो इस वक्त क्या होता है कि आपको अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यानी कि आप एक और लिख दीजिएगा CH3 CH2OH। अब देखिए, यहाँ का OH इस H को लेकर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। बचा क्या हमारे पास? CH3 CH2 CH3 CH2O CH2 CH3। उसको हम इधर लिखते हैं, बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2O, फिर आएगा CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? ईथर। प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास? H2O। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर कभी हम लोग टेम्परेचर को यूज़ करें, इसके जगह पर टेम्परेचर लिखते हैं हम 443 केल्विन। इस वक्त भी हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे? कंसनट्रेट H2SO4। आप एक बात सही से सुन लीजिएगा कि आप 12th क्लास में जब तक हैं, आपको कभी भी किसी भी रिएक्शन में वाटर को रिलीज करना हो तो आप कंसनट्रेट H2SO4 ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी कैटलिस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं अल्कोहल ये टेम्परेचर चेंज करूँ 443 केल्विन, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, लिखेंगे हम CH3 CH2OH। इस वक्त हमें अल्कोहल का केवल एक मॉलिक्यूल ही चाहिए होगा। ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, हम क्या करेंगे, इस CH3 से एक H को बाहर कर लो, कर दिया। आगे ये जो CH2 है, इसके नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? OH। अब यहाँ से होगा क्या कि H2O बाहर निकलेगा, इधर H2O बाहर निकलेगा तो हमारे पास आगे क्या बचेगा? जो बचता है उसको लिख देते हैं हम। ये मैं यहीं पे लिखूंगा एक्चुअली, आगे ये मैं करके इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लिखूंगा यहाँ पर। ये देखिए, बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा डबल, ये जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो जाएगा, बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो रिएक्शन है ना, अगर आप याद रखिएगा, दो अलग अलग टेम्परेचर कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं, जिसमें टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो देखिए, अगर कभी 413 केल्विन टेम्परेचर आप यूज़ करेंगे तो उस वक्त ईथर बनेगा, और अगर आप 443 केल्विन टेम्परेचर को यूज़ करेंगे तब क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इस चीज़ को मैं याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज्म करूँगा इसकी, मैकेनिज्म ईथर के फॉर्मेशन की। तो सबसे पहली हेडिंग आएगी हमारी मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिज्म एट 413 केल्विन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 413 केल्विन पर ही क्या बनता है? ईथर बनता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, स्टेप यहाँ पर दोनों में कैटलिस्ट सेम है। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर? H2SO4। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा हमारा? स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर जो H2SO4 था वो आयोनाइज होगा, H2SO4 आयोनाइज होकर के क्या बनाएगा? H प्लस और HSO4 माइनस। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट के बाद बात करेंगे हम लोग स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होगा? जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो उसको दोबारा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अल्कोहल मॉलिक्यूल को CH3 CH2OH। जो O होता है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं एक्चुअली। अब देखिए, पहले स्टेप में जो हमें H प्लस मिला था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे H प्लस को। H प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो HO क्या करेगा? ये इस H को जोड़ लेगा अपने साथ और बनाएगा हमारे पास, इधर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये O के साथ H जुड़ेगा, इधर आगे H रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अभी भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं ऑक्सीजन के पास, वो हम ऐसे लिख देंगे।
आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पर इस O की वैलेंसी कितनी होती है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, पर यहाँ पे 3 हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब ये एक लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो ब्रेक हो जाए, अलग हो जाए, तो इस पार्ट को हम ब्रेक कर देंगे और क्या बाहर निकल जाएगा हमारा, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या निकलेगा, H2O। बचेगा हमारे पास CH3 CH2। ये देखिए एरो जहाँ पे जा रहा होता है उधर निगेटिव, जहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो आप ऐसा मान लीजिएगा ये जो बचा हुआ पार्ट है CH3 CH2 प्लस, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो बना हमारे पास, ये क्या बन गया, ये एक कार्बोकैटायन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, अब देखिए जो कार्बोकैटायन है इसको हम लोग ऐड करेंगे दूसरे अल्कोहल पे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने ईथर बनाना है तो ईथर के लिए हमने अल्कोहल के कितने मोल लिए होंगे, 2 मोल। और अभी हमने यूज़ कितने मोल किए हैं, केवल अभी हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ही यूज़ किया है, दूसरा मॉलिक्यूल अभी हमारा पूरा सेफ है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड। तो देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा, अब जो हमने ये अल्कोहल जो बचा हुआ है उसको हम दोबारा लाएंगे, CH3 CH2 फिर O। मैं इस H को ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये आप अच्छे से जान चुके हैं। अब देखिए स्टेप सेकंड में हमने जो ये बनाया था कार्बोकैटायन, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 प्लस। अब देखिए इस जो ये O के पास लोन पेयर हैं, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो निगेटिव, ये प्लस वाला पार्ट जाके यहाँ पर अटैच होगा और आगे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे O से नीचे H जुड़ा रहेगा, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 और CH3। फिर से आप देखिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप थर्ड। अब देखिए स्टेप थर्ड में दो एक काम और अभी करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है कि पहले स्टेप में हमने जो HSO4 बनाया था, क्या बनाया था, H2SO4 को आयोनाइज करके 2 चीज़ें बनाई थी, एक H प्लस एक HSO4 माइनस। तो हमने एक चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल रिएक्शन की स्पीड को और उसकी रेट को बढ़ा रहे होते हैं। तो यानी कि वो H2SO4 को आपको खर्च नहीं करना है, वो वापस जो बचा था HSO4 वो वापस आएगा, यहाँ पर HSO4 वापस आएगा इधर। ठीक है, और वो क्या करेगा, अपने इस H को लेकर के क्या बना देगा, फिर से H2SO4 बना के अलग हो जाएगा। क्या बना दिया इसने, H2SO4। इसका मतलब ये है कि जिस कैटलिस्ट को हमने पहले खर्च किया था वो फिर से वापस से बाहर निकल गया, बच गया पूरा। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा इधर, तो यानी कि जो ऑक्सीजन की गरीबी थी, इस पे जो प्लस लगा हुआ था वो अब हट जाएगा। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब गरीबी और माइनस का मतलब क्या होता है भैया, अमीरी, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए हमारा कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2O CH2 और CH3। जिस ईथर को हम उतना आसानी से बना दे रहे थे ऊपर रिएक्शन में, 2 मोल लेकर के H2O निकाला, ईथर बन गया, वो एक्चुअली इतनी प्रोसेस के बाद कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारी मैकेनिज्म हो गई इसको ईथर को बनाने की। ये मैकेनिज्म होती है 413 केल्विन पे। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ, अगली जो मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम लोग इसमें एल्कीन बनाएंगे, कुछ इसी टाइप की मैकेनिज्म होती है, बिल्कुल अलग डिफरेंट नहीं होती। देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो एल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर है उससे ये मैकेनिज्म लगभग आती रही है। आप कभी अनसॉल्व उठाइएगा, 10 ईयर उठाइएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि मैकेनिज्म कितनी ज़्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, तो सेकेंड हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये हमारी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब हमें ईथर से, सॉरी अल्कोहल से हम एल्कीन को कैसे बनाते हैं, ये हमें पहले से पता है कि अगर हम अल्कोहल से वाटर को रिलीज करें तो एल्कीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब हमें उस रिएक्शन को मैकेनिज्म की फॉर्म में पढ़ना है कि एक्चुअली वो होती रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, स्टेप फर्स्ट। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम वही जो यहाँ पर पुराना काम हमारा, सबसे पहले हम लोग H2SO4 को आयोनाइज करेंगे, तो ये बनाएगा H प्लस, प्लस में क्या बनाएगा HSO4 माइनस, ये आयोनाइज हो गया। ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, हम अल्कोहल मॉलिक्यूल को लाएंगे। तो अल्कोहल को, इसमें एक्चुअली एक ही अल्कोहल होता है, तो जब अल्कोहल को लाएंगे तो उसमें क्या हो, इसका अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2 OH। O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये बात हमें पता है। ये जो H प्लस है वो यहाँ पे फिर से लिखेंगे और फिर से जैसे पहले अटैच हुआ था ये फिर से अटैच हो जाएगा और बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे O। फिर O के बाद आगे हमारे पास क्या आएगा, इधर हम लोग जोड़ देंगे H, नीचे भी H आएगा। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस लगाएगा तो ये एक लिविंग ग्रुप हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है उस पर क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ तक की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा कि वहाँ पे हो रहा है
वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। क्या बन गया हमारा CH3CH2 प्लस बन गया। अब देखिए CH3CH2 प्लस को हम स्टेप थर्ड में क्या कैसे काम करते हैं इसके साथ। पिछली बार हमारे पास दूसरा पार्ट आया था किसका, अल्कोहल का, पर ऐसा इस बार हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर स्टेप थर्ड में हम इसी को दोबारा ऐसे कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को वापस दे पाएँ। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं CH3। इस CH3 से एक H को हम बाहर करेंगे, यहाँ पे CH2 लिखेंगे, एक H अलग कर दिया हमने, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिखेंगे CH2, इस पर एक प्लस लगा हुआ है, यानी कि प्लस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट नहीं है। अब हमें पता है कि पहले स्टेप में जो HSO4 बाहर निकला था वो फिर से वापस आएगा HSO4 निगेटिव, और ये क्या करेगा अपना इस H को लेकर के क्या बना देगा, H2SO4 इधर बना देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे ही ये हाइड्रोजन रिलीज होगा यानी कि H2SO4 बनाएगा, ये वाला बॉन्ड जो फ्री हुआ है वो यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो पहले आप इसको, ये जो बना हुआ है इसको दूसरे पर अटैक करवाएंगे, और अगर एक ही होगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ये मैकेनिज्म थी हमारी किसकी, मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इन दो मैकेनिज्म में से कोई एक मैकेनिज्म आपको एग्जाम में मिलेगी, बोर्ड एग्जाम में हर हाल में कम से कम 2 से 3 नंबर का कंटेंट रहता है ये। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। देखिए ये मैकेनिज्म भी आई हुई है, ईस्टर फॉर्म कैसे होता है, इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। सबसे पहले हम समझ लें कि एस्टरिफिकेशन होता क्या है। अगर कभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ से वाटर रिलीज होता है और हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, ईस्टर बनता है। इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसे हुई होगी, ये कंपाउंड बना ऐसे होगा जैसे कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो काम वहाँ करते थे वो यहाँ भी करेंगे। H2SO4 को मायोनाइज करेंगे तो बनाएगा ये H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल को हम लोग ओपन करके लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और OH। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। यहाँ पर जो पहले स्टेप में H प्लस बना था जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0 थे, वो यहाँ से इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो बन जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O। O से क्या जुड़ जाएगा H, आगे क्या रहेगा हमारा OH, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 2 1 3 हो जा रही है, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो प्लस का पहले किसके पास था, O के पास था, वो किसके पास आएगा, कार्बन के पास। इधर भी OH हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से और यहाँ भी OH हो जाएगा, इधर भी OH और यहाँ पर भी OH, इधर क्या लग गया हमारा, प्लस चार्ज लग गया। ये हमारा बात थी अभी तक की स्टेप सेकेंड तक की। अब हम बात करेंगे, सॉरी ये पूरा स्टेप फर्स्ट का काम है हमारा। अब स्टेप सेकेंड में देखें क्या होता है। हमने जो ये बनाया है ये इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा, अब स्टेप थर्ड सेकेंड में क्या होगा इसमें, आप देखिए स्टेप सेकेंड में इसमें क्या होगा, इसको दोबारा लिखेंगे। ये जो कंपाउंड था हमारा इसको हम दोबारा लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको लिखने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है इसका। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो OH ऐसे लिखे थे सामने, मैंने उसको ऊपर नीचे लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे बीच में कार्बन पे प्लस था तो प्लस लगा दिया मैंने। प्लस में क्या होगा, जो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है इसका मैंने R एक्चुअली R डैश इसलिए लगा दिया है कि दोनों R सेम ना हो पाए, तो एक को मैंने R डैश कर दिया है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन अल्कोहल का R है और कौन कार्बोक्सिलिक एसिड का R है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ROH ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इसको मतलब कि इस पे अटैक करिए, कार्बन के पास एक मिलकर इससे बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, RCOH और OH, इससे आगे जुड़ेगा हमारे पास क्या जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन, फिर ये R डैश, नीचे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है होता है ऑक्सोनियम आयन। ये जो हमारा आयन बन रहा है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयन। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये काम हमारा जो ऑक्सोनियम आयन होता है कहाँ पे बनता है, स्टेप सेकेंड में। ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि एस्टरिफिकेशन में ऑक्सोनियम आयन किस स्टेप में बनता है, तो हम बताएंगे कि स्टेप सेकेंड में क्या बनता है, ऑक्सोनियम आयन। स्टेप थर्ड में क्या होता है, इस कंपाउंड को हम दोबारा लिखेंगे, जो ऑक्सोनियम आयन बना था RC, ऊपर OH नीचे भी OH, यहाँ पर O, फिर H और R डैश। अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव होगा इधर। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यानी कि जो प्लस था अब वो प्लस खत्म हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर RC, ऊपर OH नीचे भी OH, आगे हो जाएगा हमारे पास O और यहाँ पे क्या होगा, R डैश। तो जो H प्लस हट गया यहाँ से, रिमूव हो गया, वो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग H प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए ये आपको पता है कि जो H प्लस है ये वो क्या करेगा, जो HSO4 से हमने लोन लिया था H को, वो वहाँ से
उसको दोबारा H2SO4 बना के अलग हो जाएगा, ठीक है, ये H प्लस जो है वो हट गया। अब नीचे क्या होगा इसमें, ये देखिए यहाँ का ये जो बॉन्ड क्लीव होगा, इस O और H को हम अलग लिख रहे हैं, ये जो OH है इसको हमने ऐसे लिख दिया O बॉन्ड H, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ का H क्या करेगा, इस ऊपर से इस OH को लेकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। H2O बनने के बाद यहाँ ये बॉन्ड अगर यहाँ क्लीव होगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल। तो हमारे पास बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये देखिए लिखा मैंने R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आगे ये वाला ऑक्सीजन, फिर आगे R डैश, यानी कि इस कंपाउंड का नाम ये जो बना RCOOR हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एल्काइल ग्रुप के बीच में कौन सा ग्रुप आ जाए, COO ग्रुप आ जाए, उसका नाम क्या होता है, ईस्टर होता है। तो ये मैकेनिज्म किसकी है, एस्टरीफिकेशन की। हालांकि एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म बहुत कम चांस होते हैं कि एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो आपको कंपटीशन में काम आने ही आने रिएक्शन आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, अगर हम दो सेम टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन, कैसे एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के यूज करें जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए, की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराएं तो एल्डोल बनता है, जिसका नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या कोई और भी नाम हो सकता है। अगर आप कोई और कंपाउंड यूज करते हैं इधर, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। ये एक्चुअली होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हम इस एल्डिहाइड कंपाउंड को कुछ ऐसे लिखेंगे, CH3 से हमने एक H को बाहर किया और जो एरो पे OH लिखा था वो क्या करेगा, इस H को लेकर H2O बना देगा और बनेगा हमारे पास CH2 निगेटिव और CHO। ये जो कंपाउंड बना ये क्या करेगा, अगले स्टेप सेकंड में इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में एक्चुअली स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो हमारा दूसरा कंपाउंड था एल्डिहाइड का, अभी देखो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड लिए थे, अभी सर ने एक यूज किया था। जो दूसरा वाला आएगा वो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस प्लस चार्ज पे जो हमने बनाया था इनोलेट आयन, ये CH2 CHO माइनस, वो यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो O पे निगेटिव आएगा, आगे क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा CH से CH2 हो जाएगा, आगे क्या आएगा, CHO। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इस नेगेटिव को हमें खत्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में आएंगे और स्टेप थर्ड में जो हमने बनाया था स्टेप फर्स्ट में H2O, वो दोबारा कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पर H प्लस क्या करेगा, ये यहाँ पर O नेगेटिव पे अटैक करेगा और जो OH माइनस है वो फिर से बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH, ऊपर OH हो जाएगा, आगे CH2 और CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एल्डोल। हमने पहले स्टेप में जो OH माइनस यूज किया था बेस की फॉर्म में, जो कि इस मैग्नीशियम में यूज किया था हमने, वो फिर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमें एक चीज अच्छे से पता है कि कभी भी कोई कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ तब तक वहां रहता है, मैग्नीशियम में सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे थर्ड स्टेप आए या फाइनल स्टेप आएगा, वो जैसा यूज किया गया था वैसे बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब ये केमिस्ट्री की थ्योरी बहुत गलत हो जाएगी, बहुत सारा कुछ सब कुछ गलत हो जाएगा लगभग, ठीक है। ये हमारी मैकेनिज्म थी एल्डोल कंडेंसेशन की, जो कि शायद यूपी बोर्ड में कभी कभी आती है, बाकी और सारे बोर्ड में नहीं आती है, क्योंकि मैकेनिज्म लगभग एस्ट्रिफिकेशन आती है कभी कभी, बाकी डिहाइड्रेशन वाली तो कंफर्म आती है, लेकिन ये वाली मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं आती है। इसके बाद हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये मैकेनिज्म कंफर्म शायद आती रहती है, ठीक है। चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पर। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक्चुअली दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगर कभी आप एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे बेंजीन में तो उसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर एसिड ग्रुप जोड़ेंगे यानी कि COCH3 ग्रुप को अटैच करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शन एक्चुअली सेम कैटेलिस्ट यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही होती है, ये बहुत अच्छी बात है इन दोनों रिएक्शन की। अब हम इनके मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस रिएक्शन में होता क्या एक्चुअली, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन का H इस CH3Cl से एक HCl को बना के बाहर कर देगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, एल्काइल बेंजीन। हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इसमें हुआ क्या होगा एक्चुअली और कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। देखिए सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या होगा, जो कैटेलिस्ट लिखा था इसमें AlCl3, वो क्या करेगा, CH3Cl से एक Cl को एक्सेप्ट करेगा और CH3 कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर Cl निगेटिव इसके पास जुड़ेगा AlCl3 के पास, तो क्या बना देगा, AlCl4 निगेटिव बना देगा, प्लस में क्या बनेगा, CH3 प्लस, जो कि क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। ठीक है, एरेनियम आयन क्या होता है एक्चुअली, बेंजीन में अगर एक बॉन्ड हटा दिया जाए उस पर प्लस चार्ज लग जाए तो ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन। यहाँ पे क्या होगा देखिए, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, आपको पता होगा, और 6 हाइड्रोजन भी होते हैं। मैंने ऊपर से एक हाइड्रोजन को हटा लिया और इस बॉन्ड को अगर हमने ब्रेक किया भी है तो जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा उधर नेगेटिव, जहाँ से ब्रेक होगा वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। प्लस में क्या आएगा, CH3 प्लस। इस CH3 प्लस को एक्चुअली यहाँ पर प्लस चार्ज है तो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो यानी कि वो सबसे टॉप वाले कार्बन पे यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ का H हमने इधर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, CH3। यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन में एक बॉन्ड ना हो और उस पर प्लस चार्ज लगा, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एरिनियम आयन। स्टेप थर्ड में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ H प्लस। ये जो H है वो क्या होगा, स्टेप थर्ड में रिमूव हो जाएगा। हमारे पास जो पहले स्टेप में बना था AlCl4 माइनस, उसको हम दोबारा वापस लाएंगे तो क्या होगा, ये वाला H वहां से एक Cl को लेकर के क्या बना देगा, HCl। और जो अगर हम जैसे ही इस कंपाउंड से एक Cl को बाहर निकालेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। और बचा क्या भैया, जिसका जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, वो जो जो बॉन्ड खत्म हो गया था बेंजीन का पहले, वो वापस अपनी जगह आ जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगी। ऊपर क्या लग जाएगा, ये CH3 लग जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। जिस रिएक्शन को हम बहुत आसानी से बेंजीन से एक H हटा के CH3 जोड़ देते हैं, वो वास्तव में 3 स्टेप में कंप्लीट होती है और क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन, जिसका नाम क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है एक्चुअली, हम बेंजीन से अगर एक H को हटाएंगे तो वहां पर इस बार COCH3 जुड़ेगा और कंपाउंड क्या बनेगा, एसिल बेंजीन, या फिर इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये भी रिएक्शन होती है। इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में जैसे उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म किया था, AlCl3 क्या करता है, CH3COCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो Cl पे नेगेटिव और CH3CO पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये Cl फिर से कहाँ अटैक करेगा, AlCl3 के पास, और क्या बना देगा, AlCl4 माइनस। बचा क्या हमारे पास, CH3CO, इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस, और ये क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। स्टेप सेकंड में क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। इसमें क्या होगा देखिए, बेंजीन है, फिर से जैसे हमने पहले बॉन्ड को ब्रेक किया था फिर से ब्रेक करेंगे तो एरो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है एक्चुअली, और जहाँ से जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए CH3CO पे प्लस है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये भी टॉप वाले कार्बन पर ये अटैक करेगा और यहाँ से एक ये जो H हमने बाहर निकाला था इसको हमने इधर लिख दिया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, COCH3, ये प्लस अभी भी लगा रहेगा। ये जो बॉन्ड पहले था वो बॉन्ड नहीं रह जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एरेनियम आयन। अगली बार क्या होगा, स्टेप थर्ड में रिमूवल ऑफ H प्लस, यानी कि यहाँ से H प्लस हट जाएगा। यहाँ क्या होगा, बेंजीन में इसको हम दोबारा लिखते हैं एरेनियम आयन को, प्लस में क्या आएगा, AlCl4 माइनस। ये H क्या करेगा, यहाँ से AlCl4 माइनस से एक Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl। और बचा क्या हमारे पास, AlCl3, वो बाहर ऐसे लिख दिया जाएगा। बचा क्या, COCH3, तो बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, COCH3। ये जो बॉन्ड इसका नहीं इनकम्प्लीट था बेंजीन का, वो इस हाइड्रोजन के रिमूव होने से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, एसिल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म किसकी है, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन की। ये मैकेनिज्म किसकी है एक्चुअली, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन की। ठीक है, ये स्टेप थर्ड का शायद आपको वीडियो में ना दिखाओ तो ये आप इसको देख लीजिएगा, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। हुआ इसमें ये होगा एक्चुअली, जो AlCl4 बना था पहले स्टेप में वो इधर लिखेंगे हम। ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है इसको, एरेनियम आयन जो बना था उसको पहले, उसको हम दोबारा नीचे लिखेंगे। और ये जो H है वो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये H यहाँ से फ्री होगा तो AlCl4 माइनस से एक Cl को लेकर क्या बनाएगा, HCl। यहाँ से एक Cl के बाहर निकल जाने के बाद क्या बचा हमारे पास, AlCl3, उसको हम ऐसे लिख देंगे। जो बचा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COCH3, जो बेंजीन इनकम्प्लीट थी वो हाइड्रोजन के बॉन्ड के ब्रेक होने से वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये मैकेनिज्म किसकी है, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म जो हमें पढ़नी है, एक और मैकेनिज्म बची हुई है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिट रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, पहली SN1, दूसरी क्या होती है SN2। अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH से करेंगे तो KCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर OH लग जाएगा और क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसे होती है एक्चुअली। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, इस Cl को रिमूव करेंगे। ठीक है, एज्यूम करो भैया ये Cl है, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पूरे कंपाउंड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, कार्बोकेटाइन, वो भी कौन सा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकंड में क्या होगा एक्चुअली, ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ से, फ्रंट साइड से। और यहाँ पर ये जो स्टेप होगा फास्ट स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप। ठीक है, और पहले स्टेप को हम आयोनाइजेशन भी बोलते हैं।
जो पहला स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर होगी। यहाँ पर जब OH जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, देखिए इस SN1 SN2 में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही होता है कि SN1 जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप में होती है, SN1 SN2 जो होती है वो 1 स्टेप में होती है। ये मैकेनिज्म किसके लिए थी, SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है एक्चुअली, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और KCl बाहर निकल जाएगा। मैंने इस कंपाउंड, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगी। इस कंपाउंड को CH3CH2Cl को हमने ऐसे लिख दिया, C इधर CH3 यहाँ पर H इधर H और यहाँ पे Cl। जब ये Cl बॉन्ड ब्रेक होगा इधर तो OH क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा इसमें, तो ना ही पहले स्टेप में Cl बाहर जा पाएगा ना अभी OH अटैक हो पाया होगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांजिशन स्टेट जिसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको OH को भी डॉट 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 से शो करना है, Cl को भी हम डॉट 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 से लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, Cl बाहर निकल चुका होगा और यहाँ पर OH अटैच हो चुका होगा। क्या बन जाएगा हमारा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को यूज करेंगे तो अक्सर वो रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 होगी। 2 डिग्री को और आप 3 डिग्री को यूज करेंगे तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 होगी। और हमेशा मैं आपको बता दूं SN2 जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, SN2 में यहाँ पर इन्वर्जन पाया जाता है, जबकि SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी आता है, वैसे भी पूछा जाता है। वैसे मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने SN1 SN2 का कंप्लीट वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हेलोरकेन हेलोरिन मैंने चैप्टर वाइज कुछ 9 लेक्चर्स अपलोड किए थे, वहाँ पे मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। इतनी नेम रिएक्शन जितनी भी है मैंने सारी अपलोड कर रखी है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बता रखा है, तो आपको अगर कोई भी बेसिक में कोई दिक्कत है तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैकेनिज्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो इतनी मैकेनिज्म से ज़्यादा आपको मैकेनिज्म इस साल यानी कि 12th क्लास में नहीं पढ़नी है। इसमें से ही मैकेनिज्म आपको 2-3 मिल जाएंगी एग्जाम में। एक तो कंफर्म मिलेगी मिलेगी, आप चाहे जिस बोर्ड से भी हैं, और आप 2 से 3 नंबर कंफर्म कर सकते हैं अपने अगर आप इनको पढ़ते हैं तो। सबसे मन से आप डिहाइड्रेशन वाले मैकेनिज्म को पढ़िएगा, दोनों, ईथर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, दोनों उनमें से कोई एक मैकेनिज्म जरूर आती है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IUPAC के साथ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।